हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो लॉ की तरफ से वैलिड होना चाहिए, तो गाइस उसके लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स, हमको कौन कौन सी चीजें लगेंगी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग ये डिटेल में पढ़ने वाले। ओके, तो गाइस आज का लेक्चर है वो हमारे लॉ के बच्चों के लिए भी है, बीकॉम के बच्चों के लिए भी है और हमारे यूजीसी नेट और सेट कैंडिडेट्स के लिए। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया, एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हमको लगेंगे, जरूरी होते हैं फैक्टर्स एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। अगर ये सारे फैक्टर्स जो है गाइड, अगर वो मिसिंग है इसमें से कोई भी एक फैक्टर, तो हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको हम लोग वैलिड नहीं बोल सकते, उसको इनवैलिड बोला जाएगा कोर्ट की नजर में। ओके, तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो 1 से लेके 8 की मैंने लिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेकंड है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी ऑफ अ पार्टीज, फ्री कंसेंट, सर्टेनिटी। छठा है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल। आठवां और लास्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। तो गाइज ये जो आप 1 से लेकर 8 तक पॉइंट देख रहे हो, ये होते हैं एसेंशियल पॉइंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को करने के। ओके, अभी वन बाय वन गाइज हम लोग इसको एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो यहां पर सबसे पहला आता है हमारा पॉइंट नंबर 1, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस गाइस, जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, एग्रीमेंट किसको कहते हैं। तो गाइस अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि एक एग्रीमेंट किसको कहते हैं। एग्रीमेंट किसको कहते हैं गाइस, जब एक पर्सन ऑफर करता है कोई चीज और सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो गाइस इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। ओके, तो गाइस मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एग्रीमेंट इंक्लूडेड होता है। इसलिए गाइस जो पहला पॉइंट यहां पे दिया गया है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बेसिकली ये एक्चुअली में है क्या, ये है एग्रीमेंट है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए गाइस सबसे पहले वहां पे एक एग्रीमेंट का होना जरूरी होता है। तो गाइस एग्रीमेंट यानी कि क्या, एक ऑफर होना चाहिए, एक पर्सन जो है वो ऑफर करना चाहिए कोई भी चीज। यानी कि सपोज अगर मुझे अपनी बाइक बेचना है, तो गाइस यहां पे मैं अपनी बाइक ऑफर कर रहा हूं सामने वाले पर्सन को, और जो सामने वाला पर्सन है उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं इस बाइक को खरीदूंगा। ओके, तो गाइस इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट। तो सबसे पहला जो एसेंशियल पॉइंट्स है कॉन्ट्रैक्ट करने का, वहां पे एक तरफ से ऑफर होना चाहिए और दूसरी तरफ से उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ओके, आज तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं। देयर मस्ट बी अ 2 पार्टीज टू एन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे बताया गया गाइस कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। 1 पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। यहां पे 2 पार्टी का होना जरूरी है, एक ऑफर करने वाला और एक ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला। ओके, द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी डेफिनाइट एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। गाइस यहां पे बताया गया जो हम लोग ऑफर दे रहे हैं सामने वाले पर्सन को, तो हमको ऑफर जो है वो वेल डेफिनाइट रखना है, यानी कि क्लियरली अपना ऑफर बताना है कि मुझे कौन सी बाइक बेचना है, कितने की बेचना है। ऑफर जो है गाइस वो डेफिनाइट होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, और यहां पे कोई भी गाइस कंडीशन नहीं होना चाहिए कि मैं उसको बोल रहा हूं कि मैं अपनी बाइक बेच रहा हूं, तुझे पैसा भी देना पड़ेगा और साथ में जो है अपना घर भी देना पड़ेगा। तो गाइज यहां पे एक कंडीशन रख दिया मैंने कि पैसा भी देना पड़ेगा और अपना घर भी देना पड़ेगा। तो गाइज यहां पे जो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। ओके, ऑफर जो है गाइज वो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होना चाहिए, बिना किसी कंडीशन के होना चाहिए। देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गाइज, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात आती है, तो गाइज यहां पे जो है गाइज वो एक लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन कहते हैं कि अगर मैं किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कोई एग्रीमेंट कर रहा हूं, तो गाइज यहां पे मेरा इंटेंशन ये होना चाहिए कि अगर सामने वाला पार्टी मुझसे कुछ भी फ्रॉड करता है तो मैं उसके खिलाफ केस कर सकता हूं, उसको कोर्ट तक लेके जा सकता हूं। मेरा ये इंटेंशन होना चाहिए अंदर से। ओके, तो अगर हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो यहां पे बताया गया एक लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए दोनों पार्टी के बीच में कि मेरे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन क्या है कि मुझे अपनी बाइक बेचना है, ये मेरा लीगल ऑब्लिगेशन है, और सामने वाले के ऊपर क्या लीगल ऑब्लिगेशन है कि उसको उसका पेमेंट करना है। ओके, अगर ये दोनों पार्टी जो है वो गाइज अपने अपने काम को नहीं करते हैं तो सामने वाला पार्टी क्या कर सकता है, उसके ऊपर केस कर सकता है। ओके, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं उसमें गाइज लीगली हम लोग जो है वो बंध जाएंगे, लीगली हम लोग बाउंड होंगे। ओके, तो गाइज यहां पे बताया गया एग्जांपल में, A offer to sell his car to B
फॉर 1 लाख रुपीज बी एक्सेप्ट दिस ऑफर। तो गाइस सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल ये है कि मिस्टर ए जो है वो ऑफर कर रहा है कि मुझे अपनी कार जो है वो बेचना है, किसको, मिस्टर बी को, फॉर 1 लाख रुपीज, कितने की, 1 लाख रुपए की बेचना है, और बी ने क्या कर दिया, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो गाइस इसको हम लोग बोलेंगे ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, यहां पे क्या हो गया, एक ऑफर भी हो गया और यहां पे गाइस एक्सेप्टेंस भी हो गया। तो ऐसा होना चाहिए। किसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, यहां पे मैंने भी वो एग्जांपल दे दिया है गाइस, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। X invited Y to dinner. Y accept the invitation. It is a social agreement. If X fails to serve dinner to Y, Y cannot go to the court of the law for enforcing the agreement. Guys यहाँ पे बताया गया कि X जो है वो क्या करता है, अपने दोस्त को Y को इनवाइट करता है खाने पे, लेकिन बाद में अचानक X जो है वो डिनाई कर देता है कि मैं तुझे खाना नहीं खिलाऊंगा। तो गाइज यहाँ पे जो Y है वो केस फाइल नहीं कर सकता S के ऊपर कि तूने मुझे खाने खिलाने के लिए बोला था, अभी तो तू डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है, चल कोर्ट में। ऐसा नहीं हो सकता गाइज। तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट में जो गाइज एक ऑफर होना चाहिए और एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए और कंसिडरेशन भी होना चाहिए। ओके, सोशल एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। सेकंड देखते हैं हम लोग अभी। सेकंड जो पॉइंट है गाइज वो है लॉफुल कंसिडरेशन। ओके, तो गाइज आप देख सकते हो लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां पे कंसिडरेशन का होना जरूरी होता है और एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि हमारा मकसद क्या है कॉन्ट्रैक्ट करने का, क्या हमारा इंटेंशन जो है वो कानून के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, लॉ के खिलाफ तो नहीं जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉफुल, कानून के दायरे में होना चाहिए। और एक चीज लिखी हुई है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन यानी कि कंसिडरेशन कहते हैं कि समथिंग इन रिटर्न हमको मिलना चाहिए। अगर मैं किसी चीज को ऑफर कर रहा हूं बेचने के लिए सामने वाले पर्सन को, तो रिटर्न में मेरा ये राइट है कि मुझे जो इसके लिए पैसे मिलने चाहिए। ओके, तो सामने वाले के लिए कंसिडरेशन क्या होगा, वो अगर मैं अपनी बाइक बेच रहा हूं तो सामने वाले के लिए कंसिडरेशन क्या है, बाइक है, और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या होगा, वो पैसा होगा जो बाइक बेचने पे मुझे मिलेगा। ओके, तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, दोनों पार्टी को जो है वो रिटर्न में कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। ओके, और वो भी कैसा होना चाहिए, जो कंसिडरेशन मिल रहा है गाइज वो भी लॉफुल होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। अभी पढ़ते हैं हम लोग, कंसिडरेशन मींस क्विड प्रो क्यो। तो गाइज याद रखना है कि कंसिडरेशन के एक वर्ड यूज किया जाता है क्विड प्रो क्यो। एग्जाम में जो है गाइस कंसिडरेशन ना लिखते हुए ये लोग क्विड प्रो क्यो भी लिख सकते हैं। ओके, तो याद रखना है जो कंसिडरेशन क्विड प्रो क्यो है दैट इज समथिंग इन रिटर्न। तो इसका मतलब क्या होता है, क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न यानी कि कुछ तो रिटर्न में मुझे मिलना चाहिए जिसकी लॉ की नजर में वैल्यू होना चाहिए, समथिंग इन वैल्यू। An agreement is legally enforceable only when the both parties gives something and get something in return. एक कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड तभी बोलते हैं जब एक पार्टी कुछ सामने से देती है और सामने वाली पार्टी जो है वो रिटर्न में उसको कुछ देती है। ओके, तो ऊपर ही हम लोग ने एग्जांपल देखा था गाइस कि मिस्टर ए ने जो है वो अपनी कार ऑफर किया और मिस्टर बी ने जो है उसको 1 लाख रुपया पे करने का प्रॉमिस किया। ओके, तो ये 1 लाख रुपीज क्या था उसको एग्जाम्पल में, वो कंसिडरेशन था। ओके, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे एक्स। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है एग्जांपल से पहले, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये जो कंसिडरेशन का जो अमाउंट है गाइस वो पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। सर कैसे होगा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का? देखो गाइस, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को ट्यूशन दिया, मेरा कोई पहचान वाला था, मैंने उसको ट्यूशन पढ़ा दिया और उससे मैंने कुछ चार्ज नहीं किया, 1 हफ्ता मैंने उसको ट्यूशन पढ़ाया, मैंने उससे कुछ चार्जेस नहीं लिया। ओके, लेकिन वो 1 महीने के बाद में आके बोलता है सर मुझे इसका पेमेंट करना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप फीस रख लो। ओके, तो मैं उसको मना करता हूं, लेकिन वो बहुत इंसिस्ट करता है तो मैं फीस रख लेता हूं। तो गाइस ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि सर्विस मैं ऑलरेडी दे चुका हूं पास्ट में, लेकिन उसका कंसिडरेशन मेरे को आज प्रेजेंट में दिया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में गाइस कंसिडरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट कंसिडरेशन, यानी कि पहले का कंसिडरेशन। ओके, प्रेजेंट कंसिडरेशन सेम है, यानी कि सपोज अगर मैं अपना मोबाइल फोन बेच रहा हूं किसी को आज की डेट में, आज ही मुझे उसका पैसा मिल गया, ये होगा प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन यानी कि आज मैंने अपना मोबाइल बेच दिया एक पर्सन को, लेकिन उसने बोला कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको 1 महीने के बाद में पेमेंट करूंगा। 1 महीने के बाद में मुझे पेमेंट जो मिलेगा वो क्या है, फ्यूचर कंसिडरेशन है। ओके, तो गाइस यहां एग्जांपल देखते हैं हम लोग, X agrees to sell his bike to Y for 1 lakh rupees. Here Y promised to pay 1 lakh rupees is the consideration. यहाँ पे X जो है वो गाइज वो क्या कर रहा है, अपनी बाइक बेच रहा है किसको, Y को, और Y ने क्या प्रॉमिस किया है कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा X को। ओके, तो ये जो 1 लाख रुपीज है वो यहाँ पे कंसिडरेशन होगा। ऑल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल, इट मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल। और बताया गया जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं उसमें गाइज हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा मकसद जो है वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल या इमोरल नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट है गाइज, कैपेसिटी ऑफ अ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है गाइज, द पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट बी लीगली एबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। गाइस जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पे 2 पार्टी होना जरूरी है।
तो जो पार्टीज इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट में वो लॉ की नजर में जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि वो एबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बच्चा है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को गाइस हम लोग लीगल नहीं मान सकते, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है लॉ की नजर में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, तो गाइस यहां पे बताया गया कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है। ओके, तो गाइस उसके लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं कि कौन कौन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो गाइस तभी बोला जाएगा कि जो पार्टी है वो कॉम्पिटेंट है, यानी कि ठीक है इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। ओके, तो गाइस यहां पे बताया गया अ पर्सन इज सेड टू बी कॉम्पिटेंट इफ ही इज, कौन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है, इफ ही इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, जो एज ऑफ मेजोरिटी का पर्सन है यानी कि 18 साल के ऊपर का पर्सन है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है। ऑफ साउंड माइंड एंड रैशनल पर्सन, साउंड माइंड होना चाहिए गाइस, कोई भी पागल आदमी से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी पागल आदमी से गाइस हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा, कोर्ट जो है वो इसको इनफोर्सिबल नहीं करेगा। ओके, तो रैशनल पर्सन होना चाहिए। ओके, पहले पॉइंट में क्या था गाइस कि वो मेजोरिटी में होना चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी के अंडर आना चाहिए, यानी कि माइनर नहीं होना चाहिए, बच्चा नहीं होना चाहिए, 18 साल के ऊपर होना चाहिए। देन रैशनल पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, दिमाग से जो वो ठीक होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट है नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। इसका मतलब है गाइस कि लॉ ने उसको जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने से मना नहीं किया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बेसिकली अगर कोई पर्सन है जिसके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, ओके, जो ऑलरेडी जो है जिसका जो है जेल में आना जाना लगा हुआ रहता है, कोर्ट ने उसको जो है वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या करके रखा है, डिस्क्वालीफाई करके रखा हुआ है, तो ऐसा पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिसको कोर्ट ने लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, बोल दिया कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज वॉइड एब इनिशियो। यहां पे बताया गया एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम लोग एक अनसाउंड माइंड पर्सन से जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या ऊपर की जो कैटेगरी बताई गई है माइनर, देन इररेशनल पर्सन यानी कि अनसाउंड माइंड वाला पर्सन, तो गाइस वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड एब इनिशियो समझा जाएगा, यानी कि शुरुआत से ही इसको हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे, इनवैलिड मानेंगे। ओके, वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है शुरुआत से ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, तो गाइस ये पॉइंट में हमको क्या समझ में आया कि हमको यहाँ पे कैपेसिटी बताई गई कि कौन कौन पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मेजोरिटी वाला पर्सन, एज ऑफ मेजोरिटी वाला पर्सन होना चाहिए, यानी कि बड़ा आदमी होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। देन वो साउंड माइंड होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिमाग से अच्छा होना चाहिए। देन नॉट डिस्क्वालीफाई फ्रॉम दी लॉ, यानी कि कोर्ट ने उसको मना नहीं किया है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से। अगर कोर्ट ने उसको रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट है फ्री कंसेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट कहते हैं कि खुद की मर्जी होना, फ्री मर्जी होना, यानी कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कि नहीं आपको बाइक खरीदना ही पड़ेगा, मैं बेच रहा हूं आपको बाइक खरीदना ही पड़ेगा, तो ऐसा गाइस इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। यहां पे जो दोनों पार्टीज है उसका फ्री कंसेंट होना चाहिए, अपनी खुद की मर्जी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, यानी कि मैं चाहता हूं अपनी बाइक बेचना, तो ये मेरी खुद की मर्जी होना चाहिए कि मुझे बाइक बेचना है, और सामने वाला पर्सन खुद से चाह रहा है कि मुझे 1 लाख रुपया देना है उस बाइक का। ओके, तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्री कंसेंट है। The consent of the party must be free and genuine. There should be a consensus ad idem. तो गाइस जैसे कंसिडरेशन के लिए क्विड प्रो क्यो यूज किया जाता है, उसी तरह फ्री कंसेंट के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है लॉ में, कंसेंसस एड इडम। ओके, तो जहां पर भी ये लिखा रहेगा आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है, फ्री कंसेंट है। इट मींस बोथ द पार्टी मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कंसेंसस एड इडम का मतलब क्या है, मतलब फ्री कंसेंट का मतलब क्या है कि दोनों पार्टी जो है वो अपनी खुशी खुशी जो है वो एग्री है ओके कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड, प्रेशर, टॉर्चर ऑन एनी पार्टी। यहां पे किसी भी पार्टी के ऊपर जो है वो फ्रॉड, टॉर्चर, प्रेशर किस्म का नहीं होना चाहिए, कोई भी किस्म का प्रेशर या टॉर्चर नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, तो गाइस फ्री कंसेंट होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। आगे का पॉइंट है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब होता है गाइस कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है हमको दोनों पार्टी को जो है वो क्लियरली पता होना चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए इसके अंदर। और पढ़ते हैं हम लोग, सर्टेनिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, वेल डिफाइंड। जो एग्रीमेंट है गाइस वो सर्टेन होना चाहिए, यानी कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। सारी टर्म्स एंड पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो दोनों पार्टी को जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, एंड नॉट वैग्यू, इनडेफिनाइट और कंफ्यूजिंग। तो गाइस इसकी जो टर्म्स एंड पॉलिसी है वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बाइक बेच रहा हूं, ओके, तो सामने वाले पर्सन को मैंने बोल दिया कि आपको 1 लाख रुपए में मैं बाइक बेचूंगा, ठीक है। उसके बाद में गाइस
मैं 1 महीने के बाद में उसको बोलता हूं कि आपको और 50,000 रुपया देना पड़ेगा, एक्चुअली में वो 1.5 लाख रुपए की बाइक थी। तो ऐसा नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वेल डेफिनाइड होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट हमको सारी चीजें जो है वो पहले से बता के रखनी है। हम लोग जो है बाद में कुछ भी चीज उसमें एडिशन नहीं कर सकते। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोला जाएगा, इनडेफिनाइट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, अगर उसके अंदर जो है सारी टर्म्स एंड पॉलिसी पहले से बताई नहीं गई होगी तो। ओके, तो यहां पे बताया गया द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट का मतलब होता है गाइस कि जो भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने की जो बात की गई है वो एक्चुअल में रियल लाइफ में पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि आप मुझे 10,000 रुपीज दो, मैं आपको क्या करूंगा, आपको एक मैजिक करके दिखाऊंगा, जादू करके दिखाऊंगा। ओके, तो जादू करना तो इम्पॉसिबल है। ओके, तो गाइस यहां पे जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और जो चार्ज कर रहा हूं वो एक इम्पॉसिबल एक्ट के बदले में चार्ज कर रहा हूं। ओके, कि जो एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट उसी चीजों का होना चाहिए जो रियल में करना पॉसिबल हो। ओके, यहां पे अभी हम लोग पढ़ते हैं द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, जिसको एक्चुअल में किया जा सकता है, ऐसा होना चाहिए। इफ द एक्ट इज लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल एट द लॉ। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ने किया है, जो एग्रीमेंट किया है कानून के हिसाब से या गाइस फिजिकली हिसाब से, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग कर ही नहीं सकते, उसको परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो गाइस वो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड नहीं बोलेंगे, क्योंकि गाइस वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल ही नहीं होगा। कोर्ट में जो है गाइस इसकी सुनवाई हो ही नहीं सकती ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की। ओके, एग्जांपल देखो दिया हुआ है गाइस यहां पे, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक एंड बी एग्रीज टू पे 1,000 रुपीज टू ए। वैसे सिमिलर सा यहां पे एग्जांपल बताया गया कि ए एग्री करता है बी से, यानी कि प्रॉमिस करता है कि मैं आपको जो है वो एक ट्रेजर यानी कि कुछ तो एक खजाना बताऊंगा बाय मैजिक। मैजिक के जरिए जो है गाइस मैं आपको एक खजाना लाके दूंगा। ओके, और बी जो है वो एग्री हो जाता है और बी बोलता है कि ठीक है मैं आपको 1,000 रुपीज पे करूंगा अगर आप ऐसा कर देते हो तो। ओके, तो दिस एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज इट इज एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। तो ऐसे एग्रीमेंट को गाइस हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। तो गाइस ये जो वॉइड वर्ड आ रहा है, ऊपर भी आया था वॉइड एब इनिशियो, यहां पे भी वॉइड आया। तो गाइस ये बेसिकली एक अलग से कंसेप्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, एक होता है वॉइड एग्रीमेंट, एक होता है इलीगल एग्रीमेंट। तो दोनों मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंसेस भी है। ओके, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे कि ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है, इसको हम लोग जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकली और लॉफुली जो है हम लोग उसको परफॉर्म कर सके, उसको रियल लाइफ में जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कर सके, उसको हम लोग बोलेंगे इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड लास्ट जो पॉइंट है गाइस वो है एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल। ओके, तो गाइस यहां पे ये बताया गया कि जो एग्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग वो वॉइड और इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर वो एग्रीमेंट जो गाइस वो वॉइड है, इलीगल है, कानून के खिलाफ है, तो वो एग्रीमेंट को जो है गाइस हम लोग वैलिड बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको कोर्ट इन्फोर्सिबल करेगा ही नहीं, यानी कि कोर्ट में हम लोग उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे अगर हमारे साथ फ्रॉड हुआ तो। An agreement must not be one of those which have been expressively declared to be void or illegal by the act, because it is not enforceable in the court of law. For example, बहुत सारे एग्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ड्रग्स की डीलिंग कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, ओके, एक जन ने प्रॉमिस किया है कि मैं जो है ड्रग्स सप्लाई करूंगा, दूसरा प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो यहां पे भी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक डीलिंग हो रही है, ऑफर भी हो रहा है, एक्सेप्टेंस भी हो रहा है, कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी इसको हम जो गाइस हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा काम करना वो इलीगल है। ओके, वॉइड है। ठीक है, तो गाइज ऐसा कुछ भी इन्होंने होना चाहिए जो एक्सप्रेसिवली लॉ में जो है गाइज वो कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग लीगल नहीं मानेंगे, उसको इलीगल मानेंगे। ओके, आठवां और आखिरी पॉइंट है लीगल फॉर्मेलिटीज, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। ओके, तो गाइस कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम लोग करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ऐसा बताया गया कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन गाइस हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि गाइस हमको कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंटेशन करना है, यानी कि एग्रीमेंट जो है वो पेपर बनाना पड़ता है। ओके, पढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल और इन राइटिंग। ये चीज जो है गाइस याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन एडवाइजेबल कौन सा होगा, राइटिंग वाला एडवाइजेबल होगा, लिखा हुआ होना चाहिए। Although in the practice it is always in the interest of the parties that contract should be made in writing so that it may be convenient to prove in the court. Therefore documentation is very essential.
ओके तो सिंपल सी बात बताई गई कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट जो है ओके वो ओरल भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट के जरिए भी हो सकता है, यानी कि रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिस में, एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या देखा जाता है कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा गाइस, तभी हमारे पास वो प्रूफ होता है कि हम लोग कोर्ट में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सामने वाला पार्टी हमारे साथ कुछ भी फ्रॉड कर देता है तो हमारे पास ये प्रूफ होगा डॉक्यूमेंट का कि हम लोग कोर्ट के सामने उसको पेश कर पाएंगे और कोर्ट जो क्या करेगा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करेगा, यानी कि उसकी सुनवाई सुनेगा। ओके तो ये थे कुछ गाइस इंपॉर्टेंट और एसेंशियल एलिमेंट्स जो जरूरी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर इसमें से कोई भी एक मिसिंग होगा तो गाइस तो हम लोग इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। ओके तो आज के लेक्चर को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। होप के गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके गाइस हम लोगों ने शुरू किया है ऑफलाइन बैचेस आईएएस कॉमर्स क्लासेस की। स्क्रीन पे आपको उसका पैम्पलेट दिख रहा होगा। ओके जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।